नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाली है। इसके अंतर्गत हम बाल विकास से संबंधित शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपकी आने वाली शिक्षक भर्तियों और शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, रीट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अंतर्गत हमने शिक्षण शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को समाहित किया गया है। और दोस्तों, आने वाले समय में हम एक दो दिन में डेली शिक्षण शास्त्र के और वीडियोज लेके आने वाले हैं, जो कि अगले 2-3 दिनों में हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। और जो भी आपके पेडागोजी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह बुद्धि के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित तथ्य है। दोस्तों, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं और बहुत कम व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं। यह बुद्धि के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापित सिद्धांत पर यह आधारित है। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे। आगे नेक्स्ट है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि मानी जाती है। दोस्तों, चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि मानी जाती है क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत में बुद्धि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि मानी जाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत, जैसा कि आपको पता होगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक जीन पियाजे को माना जाता है। और उनके अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। आगे नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट देखेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, दोस्तों, कोहलबर्ग महोदय का कहना है कि व्यक्ति नैतिक तर्कणा के द्वारा चिंतन की प्रक्रिया में सही और गलत का निर्णय करता है। दोस्तों, यह कोहलबर्ग महोदय का कथन है कि व्यक्ति नैतिक तर्कणा के द्वारा चिंतन की प्रक्रिया में सही और गलत का निर्णय करता है। यदि आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि नैतिक तर्कणा के द्वारा चिंतन की प्रक्रिया में सही और गलत का निर्णय करता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो आपका सही आंसर होगा कोहलबर्ग महोदय के अनुसार। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से न केवल सीखना आसान हो जाता है बल्कि सामाजिकरण में सहायता मिलती है। दोस्तों, बच्चे जब आपस में सामूहिक गतिविधि में, या आप खेलकूद या कोई परीक्षा या कोई प्रतियोगिता, इसमें यदि कोई बच्चा सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर रहता है या मिलजुल कर उसमें भाग लेता है, तो यह सामूहिक गतिविधियां कहलाती हैं। और ऐसा करने से बच्चे का सामाजिकरण होता है, तो इससे बच्चे के सामाजिकरण में सहायता मिलती है। आगे नेक्स्ट है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण परिवार का वातावरण होता है। दोस्तों, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का जो मुख्य कारण है वो परिवार का वातावरण होता है। क्योंकि दोस्तों, जब बच्चा परिवार में रहता है और परिवार में वह अपने से बड़ों के द्वारा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, तो जैसा वह अपने से बड़ों का व्यवहार देखता है, यदि किसी परिवार में झगड़ा होता है या कोई कलेश होती है या उनका व्यवहार, बड़ों का व्यवहार ठीक नहीं है छोटों के प्रति, तो वहाँ पर बच्चे के अंदर अपराधी प्रवृत्ति का जन्म होता है।
तो इसलिए बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का जो मुख्य कारण है वह परिवार का वातावरण होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए एक शिक्षक को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जो भी विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालकों से मतलब विशिष्ट बालकों से तात्पर्य यदि कोई विकलांग है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, दोस्तों ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए एक शिक्षक को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान, मानव व्यवहार, मानसिक प्रक्रिया और सीखने के तरीकों का अध्ययन करता है। दोस्तों आगे नेक्स्ट पॉइंट है, विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, क्रमबद्ध होता है और निरंतर होता है। दोस्तों विकास एक लंबवत नहीं होता बल्कि विकास वृत्ताकार होता है, क्योंकि विकास जब बच्चे का किसी का होता है तो उसका सर्वांगीण विकास होता है जो कि लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, और यह विकास एक क्रम से और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है और क्रमबद्ध होता है और निरंतर होता रहता है। आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इसको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, एक अच्छे शिक्षक को हमेशा बालकों के गृह कार्य को नियमित रूप से जांचना चाहिए। दोस्तों एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो अपने द्वारा दिया गया गृह कार्य नियमित रूप से बच्चों के गृह कार्य की जांच करता है और उस पर फीडबैक या जो भी बच्चे को समझाना होता है, अगर किसी बच्चे ने कोई कार्य गलत किया है या गलत तरीके से किया है तो बच्चों को समझाया जाता है और दोबारा से होमवर्क करने की या दोबारा से बच्चे को समझाने की जहाँ जरूरत होती है तो उसको बच्चे को करने के लिए बोला जाता है। तो इस प्रकार एक अच्छे शिक्षक को हमेशा बालकों के गृह कार्य को नियमित रूप से जांचना चाहिए। इससे बच्चे का जो भी विकास है और बच्चे की जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो आगे की तरफ अग्रसर होती हैं। अगला पॉइंट है, बुरी आदतों का निवारण अनुबंधन द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों बुरी आदतों का जो भी निवारण है, हमारे अंदर जो भी बुरी आदतें हैं या हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, अगर उनके अंदर कोई भी बुरी आदत है, कोई भी बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है या कोई भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता है या उसका कहीं मन लगता है या ज़्यादा खेलकूद में उसका मन लगता है, तो उस पर हम केवल उसका जो निवारण है केवल अनुबंधन द्वारा, अनुबंधन उस चीज़ पर बंधन लगाना, जो भी आपकी बुरी आदतें हैं उन पर हम बंधन लगाना, उसको हम अनुबंधन कहते हैं। तो केवल बुरी आदतों का जो निवारण है वो अनुबंधन द्वारा किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, समाजमिति तकनीक का प्रयोग सामाजिकरण को परखने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो भी समाजमिति तकनीक है, जो भी हमारे समाज के द्वारा हम उसको अपनाते हैं या समाज में उसको हम प्रयोग में लाते हैं, तो उसमें सामाजिकरण को केवल परखने के लिए किया जाता है इस तकनीक का प्रयोग। तो अब आगे देखेंगे हम अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का सही प्रतीक्षा समय प्रश्न के कठिनाई स्तर के अनुसार होना चाहिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसको नोट करके रखेंगे क्योंकि जो भी विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया समय, जैसे दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, जैसे मान लो हम किसी विद्यार्थी को एक क्वेश्चन देते हैं, बच्चे को सपोज करो हमने उसको क्वेश्चन दे दिया कि आप 40 में 20 का गुणा करके दिखाओ, तो अगर हम उस बच्चे को 5 मिनट का समय देंगे तो यह भी सही नहीं है, और बच्चे को यदि हम कुछ सेकंड का समय देंगे तो यह भी सही नहीं है। बच्चे को 1 मिनट का या आधा मिनट का समय इसके लिए पर्याप्त है, या जैसा भी हमारा क्वेश्चन है उसकी कठिनाई के स्तर के अनुसार उसके लिए हमें पर्याप्त समय देना चाहिए, ना ही कम देना चाहिए और ना ही ज़्यादा अधिक समय देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को आगे सीखने में समस्या उत्पन्न हो। तो इसलिए जो भी विद्यार्थियों का प्रतिक्रिया प्राप्त करने का जो सही समय है उनके कठिनाई स्तर के हिसाब से देना चाहिए।
आगे नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च स्तरीय अपसारी प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है। इन्हें मुक्त खंड वाले प्रश्न भी कहा जाता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, यदि किसी प्रयोगशाला में वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको भी आप वेरी इम्पोर्टेंट करके रखेंगे कि यदि किसी विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान लड़के उपकरणों का प्रयोग करते हैं और लड़कियां आंकड़े दर्ज करने का कार्य करती हैं या बर्तन धोने का कार्य करती हैं, तो वह विद्यालय रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रसित है। दोस्तों, यह प्रश्न इसी प्रकार सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से पूछा गया है, तो आपका इसका ध्यान रखना है कि आज के समय में या आज की जो हमारी शिक्षा नीति है या शिक्षा का जो भी हमारा एक लेवल है, उसमें लड़के लड़कियों को बराबर माना गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील शिक्षा और प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं। दोस्तों, जॉन डीवी द्वारा जो भी समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील शिक्षा और प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं। अब आगे दोस्तों, यदि आपकी कक्षा में कोई बालक भाषा का प्रयोग करते समय सही वाक्य का प्रयोग नहीं कर रहा है या सही वाक्य का उच्चारण करने में वह असमर्थ है, तो आपको उसे सही वाक्य बोलकर बताना चाहिए और वही वाक्य पुनः उससे बुलवाना चाहिए, जिससे कि उसका भाषा विकास अच्छे तरीके से हो और उसको आगे जो आने वाली कठिनाई और जो भी उसकी भाषा की जो समस्या है वो दूर हो। तो इस प्रकार एक शिक्षक को उससे दोबारा वाक्य सही तरीके से उच्चारण करवाना चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक जोर जॉन डीवी द्वारा दिया गया। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया, तो आप लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बाल केंद्रित शिक्षा पर जो जोर दिया गया है वह जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। आगे अगला नेक्स्ट पॉइंट, एकल अभिभावक वाले बच्चों को वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस पॉइंट से संबंधित, इस तथ्य से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को उन बच्चों के साथ में अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए और एकल अभिभावक की बात को अनदेखा कर देना चाहिए। दोस्तों, एकल अभिभावक वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी केवल या तो माँ होती है या फिर उनके या पिताजी होते हैं, तो उन्हें एकल अभिभावक वाले बच्चे कहा जाता है। उन बच्चों के साथ में एक शिक्षक को कोई भी सहानुभूति दिखानी नहीं चाहिए और उनको सभी बच्चों के समान समझना चाहिए और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप और सभी बच्चों के साथ में करते हैं। और अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषताएं जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती है। जैसे इसका एक आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे घर में जो भी बर्तन का या खाने का जो भी काम किया जाता है वह महिलाओं के द्वारा किया जाता है और जो भी बाहर का काम जैसे कि खेतों में काम या बाहर जाकर आप कोई भी मजदूरी करने वाला काम ज़्यादातर घरों में पुरुष करते हैं। तो यह सब सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई ये विशेषताएं जो भी हैं ये जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। दोस्तों, जब कोई बावर्ची अगर खाने को टेस्ट कर रहा है बीच में, तो वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ना कि आकलन के लिए सीख रहा है। दोस्तों, आप इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर कोई बावर्ची खाना पकाते समय अगर खाने को टेस्ट करता है तो वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे अंतिम पॉइंट और सबसे अंतिम तथ्य, यदि बालक सीखने के दौरान
लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी या बैठने की व्यवस्था जो भी उचित हो उसमें बदलाव करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि कोई बालक सीखने के दौरान गलतियां करता है तो एक शिक्षक को उसके बैठने की व्यवस्था और उसकी समय सारणी और उसका कार्य अनुदेशन इस सभी में बदलाव करना चाहिए, जिससे हो सकता है बच्चे को उससे संबंधित कोई समस्या हो तो वह दूर हो सके। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम आपको इसी टॉपिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां लेकर आएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।